नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम आपको बिहार विधानसभा की अलग अलग सीटों को स्कैन करके बताते हैं कि उसका इतिहास क्या है, इस सीट पर दावेदार कौन कौन हैं, यहां के जातीय समीकरण हमें क्या बता रहे हैं। तो आज सीट स्कैनर में जिस सीट की बारी है वो सीट है त्रिवेणीगंज की सीट, और ये सीट सुपौल जिले में आती है और लोकसभा भी जो पड़ता है वो ये आपको सुपौल का ही पड़ता है। अगर आप त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट को देखें तो यहां पहला चुनाव 1957 में हुआ था, और तब अगर आप देखें तो त्रिवेणीगंज में दो विधायक चुने गए थे, योगेश्वर झा और तुलमोहन राम। इसके बाद आप देखेंगे कि 1962 से यह सीट सामान्य सीट हो गई और 2005 तक यह सीट सामान्य ही रही। लेकिन 2008-9 में जब इसका परिसीमन होता है तो त्रिवेणीगंज को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बना दिया जाता है, और जब यह सीट अनुसूचित जाति आरक्षित बनती है उसके बाद से भी आप देखें तो यहां जेडीयू का दबदबा आपको साफ साफ दिखेगा। अगर आप त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट को देखें तो पहले कांग्रेस का दबदबा आपको दिखता है, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सोशलिस्ट पार्टियां जो है वो मजबूत होकर उभरी, कई अवसरों पर आपस में ही भिड़ती दिखी और कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र में कमजोर पड़ता चला गया। ये चीजें जो है यहां पर आपको दिखती हैं। कुल अब तक जो है त्रिवेणीगंज में 18 विधायक चुने गए हैं, चुनाव 17 ही हुए हैं। 17 चुनाव में 18 विधायक। वजह बहुत साफ है, 1957 में जब यहां पहला चुनाव हुआ था तो दो व्यक्ति विधायक बने थे, एक अनुसूचित जाति से और एक सामान्य वर्ग से। तो यहां पर आप ये देखते हैं कि कुल 17 चुनाव में जेडीयू को 5 बार कामयाबी मिली है, कांग्रेस भी 5 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भी 3 अवसरों पर त्रिवेणीगंज का प्रतिनिधित्व किया है। एलजेपी, आरजेडी, जनता दल, लोक दल और जनता पार्टी एक एक बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। अगर हम सर्वाधिक जीत की बात करें तो अनूप लाल यादव का नाम आता है, जिन्होंने 7 बार यहां से चुनाव जीता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो यहां 17 चुनाव हुए हैं उसमें 10 बार जो है अनूप लाल यादव मुख्य मुकाबले में रहे हैं, 7 बार चुनाव उन्होंने जीता है और 3 बार जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा अगर अब हम आगे बढ़ें और देखें कि आखिरी जो 3 चुनाव यहां हुए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि त्रिवेणीगंज में 2010 में अमला देवी जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उतरती हैं, और उनके सामने जो है आपको कांग्रेस ने भी प्रत्याशी दिया था और एलजेपी ने भी प्रत्याशी दिया था। त्रिवेणीगंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां एलजेपी का भी एक प्रभाव रहा है। खैर 2010 में अमला देवी ने एलजेपी के अनंत कुमार भारती को 19,023 वोटों से पराजित किया। कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। 2015 में जब महागठबंधन बना और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस साथ आ गई, तब फिर उस परिस्थिति में यह सीट लड़ने के लिए जेडीयू को ही दी गई, और इस बार जो है अमला देवी को टिकट न देकर जेडीयू ने वीणा भारती को चुनावी मैदान में उतारा, और वीणा भारती ने अपने नेतृत्व को निराश भी नहीं किया और 52,400 वोटों की जीत हासिल की। यह ह्यूज विक्ट्री थी, विशाल अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी वीणा भारती ने। हालांकि अमला देवी जिनका टिकट कटा था वो जैप लोकतांत्रिक के टिकट से चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो पिछड़ गई। अनंत कुमार भारती एलजेपी के प्रत्याशी ही दूसरे स्थान पर रहे। फिर 2020 आता है। 2020 में मुकाबला कांटे का हुआ था वीणा भारती और आरजेडी के संतोष कुमार सरदार के बीच में। इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश एलजेपी की रेणुलता भारती कर रही थी, लेकिन वो इंपैक्ट छोड़ पाने में असफल रही। वीणा भारती ने संतोष कुमार सरदार को एक करीबी मुकाबले में 3,031 वोटों से पराजित किया। दोनों के बीच अगर आप मतों का अंतर देखें तो सिर्फ 1.7% का था।
अगर 0.8% या 0.85% वोट इधर उधर हो जाए तो बाजी यहां पलट सकती है। और इसीलिए इस बार त्रिवेणीगंज का मुकाबला जो है वो बहुत रोचक हो गया है और एक टाइट फाइट की उम्मीद की जा रही है। आरजेडी से संतोष कुमार सरदार का दावा जो है वो मजबूत बन रहा है, वो दिख भी रहा है। जेडीयू से वीणा भारती का दावा जो है वो मजबूत है। एलजेपी से भी कुछ प्रत्याशी हैं, अनंत कुमार भारती, विजय पासवान कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू से वीणा भारती के अलावा पूनम कुमारी, सोनम सरदार ये भी टिकट के लिए जोर लगा रही हैं। जहां तक आरजेडी की बात है, डॉक्टर बीएन पासवान का नाम सामने आ रहा है, दुर्गी सरदार का नाम सामने आ रहा है। तो देखना है कि टिकट किन्हें मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि जो दो पुराने प्रतिद्वंद्वी 2020 में भिड़े थे फिर से आमने सामने हो सकते हैं। अगर यहां के जातीय समीकरण को आप देखिए तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 18.5%, 18.53%, मुस्लिम लगभग 15%, 14.9%, यादव वोटर्स जो हैं वो 25 से 26% के आसपास हैं। तो लगभग 40-41% का एमवाई का कॉम्बिनेशन बनता है जो बहुत मजबूत है। और पिछली बार आप देखिए आरजेडी को वोट भी 43% के आसपास आए हैं। राजपूत यहां 1.5 से 2%, ब्राह्मण 2.5 से 3%, तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 5% के आसपास हैं। कोयरी कुर्मी 4 से 5% और वैश्य 9.5 से 10.5% के आसपास हैं। तो अगर आप इन दोनों को जो एनडीए के परंपरागत ब्लॉक्स हैं उनको जोड़ें तो ये लगभग 20-21% ही आते हैं। लेकिन जेडीयू को वोट कितना आ रहा है? 44.8%। वजह इसकी बहुत साफ है, जो अन्य ओबीसी ईबीसी हैं उनकी संख्या यहां ज्यादा है 18 से 19%। तो उसमें से बड़ा हिस्सा जेडीयू की तरफ अब तक जा रहा है। और साथ ही जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में जेडीयू को वोट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इतने वोट जो जेडीयू को आ रहे हैं, पिछली बार भी 45% के आसपास वोट आए हैं, वो ये बताता है कि यादव वोटर्स भी टूट रहे हैं और उनका एक हिस्सा जेडीयू की तरफ शिफ्ट होता है। पूरे कोशी में यह चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, नरेंद्र नारायण यादव हैं, दिनेश चंद्र यादव हैं। तो कई कद्दावर यादव नेता जो हैं इस क्षेत्र में जेडीयू के पास हैं और उनका असर चुनाव पर पड़ता है। तो जो यादव वोटरों में टूट हो रही है और अन्य ओबीसी ईबीसी का बड़ा हिस्सा जेडीयू की तरफ जा रहा है, उसको रोकना ही यहां पर आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर वो ऐसा कर पाने में सफल होता है तो वो बाजी पलट सकता है। तो क्या होगा 2025 में? त्रिवेणीगंज में फिर तीर लगेगा जीत के निशाने पर, या इस बार त्रिवेणीगंज में जलेगा लालटेन? इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।